Good morning and welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. This is daily newspaper video. इस वीडियो में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद इट. सबसे पहले आज के द हिंदू न्यूज़पेपर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस देख लेते हैं. दीज आर द मस्ट रीड न्यूज़ आर्टिकल्स फॉर टुडेज पेपर और इन आर्टिकल्स को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. हमारा पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आज हमें फ्रंट पेज पे मिला है विच इज़ रिलेटेड टू इलेक्टोरल बॉन्ड केस. तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर का डे फिक्स किया है फॉर द हियरिंग ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड केस. नाउ काफ़ी टाइम से इलेक्टोरल बॉन्ड्स न्यूज़ में रहे हैं एंड ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं, व्हाट आर दीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स, we know who use it, क्या इसका यूज़ है, एंड सेकेंडली व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू दिस बॉन्ड, वो सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ये टॉपिक हमारे पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जीएस पेपर 2 पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है. मूविंग ऑन, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में एक इम्पॉर्टेंट मिशन गगनयान मिशन से रिलेटेड है. सो गगनयान मिशन के अब फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट्स कंडक्ट होने वाले हैं. 21 अक्टूबर को पहला टेस्ट फ्लाइट किया जाएगा जिसमें बेसिकली जो क्रू मॉड्यूल है उसको टेस्ट किया जाएगा. तो इसकी डिटेल्स भी हम यहाँ पे देखेंगे. सो हमारा अगला आर्टिकल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. सो हमारे पास अभी कमिंग टाइम्स में हम देख रहे हैं कि COP28 बहुत जल्द आने वाली है एंड इसके पहले हमारे पास ये डाटा आ चुका है कि 2023 ये जो साल है दिस इज़ ऑन इट्स वे टू बिकम द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड. ठीक है, अभी तक सितंबर मंथ तक हमारे पास जो डाटा आया है, स्पेशली जो सितंबर मंथ का डाटा आया है वो 2023 ईयर को अभी तक का सबसे गर्म साल डिक्लेयर कर सकता है जस्ट बिफोर द COP28. एज वी नो क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, इससे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह जो एवरेज टेम्परेचर्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं. तो इसे भी हम डिटेल में बात करेंगे. देन हमारा अगला आर्टिकल जेंडर गैप से रिलेटेड है. नाउ जेंडर गैप का ये जो टॉपिक है ये बीते कुछ हफ्तों से हम इससे जुड़े हुए एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स देख रहे हैं. इसके बहुत सारे रीजंस हैं. जैसे पहले हमारी पार्लियामेंट में विमेन रिजर्वेशन बिल का पास होना, एक्ट बनना, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत बड़ा स्टेप था. फिर हमने लेटली देखा कि हमारे पास नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स क्लॉडिया गोल्डन को मिला है. शी स्टडीड द जेंडर गैप. 200 सालों में वर्क प्लेसेस पे किस तरह का जेंडर गैप एग्जिस्ट करता है इन मेन एंड विमेन, उसे स्टडी किया गया. और इससे पहले हमारे पास वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट आई थी. तो तब से ही हमारे मोस्टली एवरी डे और द अदर डे आर्टिकल्स इस इशू से रिलेटेड हैं. तो आज भी हम बात करेंगे कि इंडिया में किस तरह का जेंडर गैप रिवेल कर रहा है और पॉलिटिकल लेवल पे वो कैसे इम्प्रूव हो सकता है, हिस्टोरिकली क्या ट्रेंड रहा है. इस आर्टिकल में बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है. सो वी विल रीड इट. ये हमारी मेन्स आंसर राइटिंग को और इन्हांस कर सकता है व्हेन इट कम्स टू द इश्यूज रिलेटेड टू विमेन. सो वी विल गो थ्रू दिस थॉरली. एंड लास्टली हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखा कि मालदीव्स चर्चा में है. एक तो मालदीव्स में अभी इलेक्शंस हुए, पीसफुल इलेक्शंस हुए, रिजल्ट्स आए. एक तो ये शो करता है कि मालदीव एज अ कंट्री एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री काफ़ी इवॉल्व हो चुका है कि इलेक्शंस का होना, पीसफुली होना और बिना किसी विवाद से वहाँ पे रिजल्ट भी आ जाना. एंड ये जो एवोल्यूशन हो रहा है मालदीव्स का, इसमें हमने ये भी देखा कि इस इलेक्शन में इंडिया वर्सेस चाइना के पर्सपेक्टिव से इस इलेक्शन को बहुत देखा जा रहा था. तो अब इलेक्शन हो चुके हैं, मालदीव्स को नया प्रेसिडेंट मिल चुका है एंड नाउ व्हाट कुड बी द एरियाज वेयर वी कैन एनहांस आवर कोऑपरेशन और व्हाट कुड बी द एरियाज जहाँ पे मालदीव्स को फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ गोइंग इन द डायरेक्शंस ऑफ टू कंट्रीज और इंडिया वर्सेस चाइना. तो वो इस आर्टिकल में बहुत ओपन पर्सपेक्टिव से बात की गई है. आई फाउंड इट टू बी वेरी हेल्पफुल टू बिल्ड अप आवर पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू मालदीव्स.
सो ये आर्टिकल्स आज हम वन बाय वन करके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट आर्टिकल विच इज़ रिलेटेड टू इलेक्टोरल बॉन्ड केस। तो बेसिक चीज़ को समझें। सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट की जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है उसे चैलेंज किया गया एंड इस पिटिशन की हेयरिंग अब 31 अक्टूबर को होगी। ये हमारा न्यूज़ आर्टिकल हमें बता रहा है। तो यहाँ से आइडिया हमें ये होना चाहिए कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है। ठीक है, ये बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो डोनेशन मिलती है, यहाँ पे एनोनिमस डोनेशन को लीगलाइज किया गया है विद द स्कीम ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इसे हम डिटेल में समझेंगे। तो इस स्कीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। अब इसका फैसला 31 अक्टूबर को होगा। ये न्यूज़ है। अब हमें हमारे बेसिक्स क्लियर करने हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम बेसिकली 2017 में इंट्रोड्यूस की गई थी। इसे लेकर हमारी पार्लियामेंट में एक फाइनेंस बिल आता है एंड लेटर द स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2018। तो बेसिकली क्या है, देखें, कोई हमारे पास एक पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, अब पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशंस मिलती हैं। ठीक है, इलेक्शंस आने हैं, कंपेनिंग करनी है, फॉर ऑल दैट पॉलिटिकल पार्टी नीड्स फंड, और उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या मिलती हैं, डोनेशंस मिलती हैं। तो इन रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ में अगर किसी इंडिविजुअल को, किसी एंटिटी को डोनेट करना है, डोनेट कीजिए, लेकिन आपकी जो अनोनिमिटी है, आइडेंटिटी जो है, उसे अनोनिमस रखा जाएगा। तो अनोनिमिटी यहाँ पे मेंटेन्ड रहेगी। सो डोनर्स यहाँ पे अनोनिमस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंड्स डोनेट करेंगे। नाउ इससे लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI बॉन्ड्स को इशू करता है, और ये बॉन्ड्स जिन डिनोमिनेशन में इशू होते हैं दैट इज़ 1000, ठीक है, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़। इन डिनोमिनेशन के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू किया जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड्स सिर्फ इंडियन सिटीजन्स और जो एंटिटीज़ इंडिया में इस्टेब्लिश्ड हैं सिर्फ वही परचेज कर सकती हैं। सेकेंडली, इन बॉन्ड्स को एक इंडिविजुअल भी बाय कर सकता है, या फिर जॉइंटली किसी और इंडिविजुअल के साथ मिलकर भी इन बॉन्ड्स को खरीदा जा सकता है। तो एक सिंगल इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कैन बाय दिस टुगेदर। जिस दिन ये बॉन्ड इशू हो गया उससे लेकर 15 दिनों तक ये जो बॉन्ड है ये वैलिड रहता है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस बॉन्ड का ऑथराइज्ड इशूअर है। इसके बिना, इस बैंक के बिना और कोई इसे इशू नहीं कर सकता। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन है कि कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू डोनेशन मिलेगी। अब इसमें हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आता है, अकॉर्डिंग टू इट ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसे एटलीस्ट 1% से कम वोट्स ना मिले हों, 1% से तो ज़्यादा वोट्स मिले हों, जो भी लास्ट जनरल इलेक्शन हुआ, चाहे वो पार्लियामेंट का था, लोकसभा का था, या फिर किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली का था, जितनी वोट्स डली उसके 1% से ज़्यादा वोट तो मिलनी चाहिए। अगर किसी को 1% से कम वोट मिली तो वो पार्टी यहाँ पे रजिस्टर नहीं होती है। ठीक है जी, तो ऐसी पार्टीज जिन्हें 1% से ज़्यादा वोटिंग मिली है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। अब इस स्कीम को लाया क्यों गया? इस स्कीम को लाने का एक मकसद ये था कि इलेक्शंस के अंदर हमारे पास जो डोनेशंस होती हैं, जो पैसा लगता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी आ सके और अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो सके। अब वो कैसे होगी? हमारे पास इस स्कीम में ये कहा गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हें अपना बैंक अकाउंट डिस्क्लोज करना होगा टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो देखो, क्योंकि बैंकिंग चैनल से डोनेशंस आ रही हैं, एक बैंक अकाउंट में डोनेशंस जाएंगी, और वो डोनेशंस जो बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन के पास हैं, तो इससे ये इंश्योर किया गया कि एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। एंड देन पॉलिटिकल पार्टीज आर अगेन ऑब्लिगेटेड कि वो एक्सप्लेन करें कि उन्होंने इन फंड्स को किस तरह यूटिलाइज किया, कि भाई इससे ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और अकाउंटेबिलिटी भी आएगी। अब मसला क्या है? अब इसे लेकर चैलेंज क्यों हुआ है फिर?
देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशंस मिल रही हैं, और इसमें सबसे बड़ा इशू जो है वो ये है कि जो डोनर्स हैं उनकी आइडेंटिटी को हाइड किया जा रहा है, दे आर रिमेनिंग अनोनिमस। इससे जो हमारे राइट टू नो, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो पार्ट है, आर्टिकल 19 जो गारंटी करता है, ये उसे कॉम्प्रोमाइज़ करता है। ये जो अनोनिमिटी मेंटेन की जा रही है, दिस मे बी कॉम्प्रोमाइज्ड बाय गवर्नमेंट एक्सेस, गवर्नमेंट के पास एक्सेस है कि कौन डोनर है, बट स्टिल इससे गवर्नमेंट जो है इस पावर को लेवरेज कर सकती है, जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कहीं ना कहीं डिसरप्ट कर सकता है। सो दैट इज़ द इशू कि जो डोनर कौन है उसको अनोनिमस रखने के लिए राइट टू नो जो है वो यहाँ पे वॉयलेट हो रहा है। तो अब इसके बारे में ज़्यादा हम डिस्कस 31 अक्टूबर को करेंगे, जब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। मूविंग अहेड, गगनयान न्यूज़ में है। गगनयान इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट स्पेस प्रोग्राम है। इट विल डेमोन्स्ट्रेट कि किस तरह ह्यूमन स्पेस फ्लाइट लो अर्थ ऑर्बिट में जा सकती है। ये एक फाउंडेशन की तरह एक्ट करेगा, जो कि लॉन्ग रन में ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स हैं, इंडिया उन प्रोग्राम्स को किस लेवल तक ले जा सकता है, उसका ये फर्स्ट स्टेप है। इट विल डेमोन्स्ट्रेट कि हम इंडिजीनियसली एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन अंडरटेक कर सकते। अब इसके लिए टेस्टिंग शुरू हो चुकी है, तो बहुत सारे टेस्ट होने हैं। गगनयान मिशन का पहला टेस्ट 21 अक्टूबर को होने वाला है, जो कि बेसिकली सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा है, वहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। इस टेस्ट में जो हमारा क्रू मॉड्यूल है, अब क्रू मॉड्यूल बेसिकली व्हीकल का वो हिस्सा है, वो पार्ट है जहाँ पे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे, जहाँ पे उन्हें हाउस किया जाएगा, उस हिस्से को कहा जाता है क्रू मॉड्यूल। तो क्या हो रहा है, इस टेस्ट के अंदर इस मॉड्यूल को लॉन्च किया जाएगा, आउटर स्पेस में ये जाएगा, एंड देन इट विल कम बैक टू द अर्थ, और इसका टचडाउन बे ऑफ बंगाल में होगा, और उसके बाद वहाँ से इसे रिकवर किया जाएगा। तो ये मिशन है कि हमारा लॉन्चिंग होगी, आउटर स्पेस में जाने के बाद इसे दोबारा इसका टचडाउन किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्रू एस्केप सिस्टम को भी टेस्ट किया जाएगा। ये एस्केप सिस्टम है, अगर सपोज करें कि स्पेस क्राफ्ट जब असेंड होता है, उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम अगर आ जाती है, तो इस एस्केप सिस्टम को यूज़ करके जो क्रू है वो अपने आप को सेपरेट कर देगा फ्रॉम द व्हीकल, एंड इट विल कम बैक सेफली बैक टू द सी। तो इस सिस्टम को भी टेस्ट करना है। अब इस टेस्ट के लिए टेस्ट व्हीकल आया है, और ये पूरा का पूरा टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन है, जिसमें ये अबॉर्टिंग मिशन किया जाएगा और देखा जाएगा कि किस तरह क्रू मॉड्यूल और क्रू मॉड्यूल का जो एस्केपिंग सिस्टम है ये काम करता है। अबॉर्टिंग कंडीशंस को यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। आगे जो हमने देखा, 2023 वार्मेस्ट ईयर बन सकता है ऑन रिकॉर्ड। सो हमारे पास अगर देखा जाए तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2023 का जो टेम्परेचर रहा है ये 1.4 डिग्री सेल्सियस अबव रहा है द प्री इंडस्ट्रियल लेवल टेम्परेचर। और इसमें भी जो सितंबर 2023 इस मंथ में ग्लोबल टेम्परेचर रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया। जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर था वो कुछ 16.38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि अगर हम कंपेयर करें 1991 से 2020 तक, तो ये 0.93% हायर है। और अगर हम 2020 की समर से भी कंपेयर करें तो भी ये 0.5 डिग्री सेल्सियस हायर है। और अगर हम और पीछे चले जाएं, प्री इंडस्ट्रियल बेंचमार्क की बात करें, 1850 और 1900 के बीच में बात करें, तो उससे तो ये 1.75 डिग्री सेल्सियस हायर रिकॉर्ड किया गया है। तो सितंबर का महीना इटसेल्फ वाज द हॉटेस्ट एवर सितंबर। इससे पहले इतना टेम्परेचर सितंबर मंथ में हाई नहीं हुआ। देन ये ट्रेंड ऑल ओवर द ईयर ही चलता हुआ आ रहा है। अगर हम जनवरी से सितंबर भी देखें तो भी हमारे पास जो ग्लोबल टेम्परेचर था वो 1991 और 2020 के सालों से हायर ही था। एंड
2016 जो इससे पहले वार्मर ईयर डिक्लेयर हुआ था, उससे भी ये 0.05 डिग्री सेल्सियस हायर था। और रिजल्टेंटली हमने देखा कि जो यूरोप है उन्होंने हीट वेव एक्सपीरियंस की। अभी हाल ही में फ्रांस से लेकर आप फिनलैंड तक चले जाएं, आप पूरा नॉर्थ वेस्टर्न रशिया देख लें, दे हैव ऑल्सो रिपोर्टेड हॉटेस्ट सितंबर एवर। इतना हाई टेम्परेचर सितंबर में और कभी नहीं हुआ। एंड अभी तो रिसेंटली बेल्जियम और यूके में हीट वेव भी आकर गई है। तो ये सारे ही जो डाटा है ये शो करता है कि सितंबर वाज हॉटेस्ट। नॉट जस्ट सितंबर, इससे पहले हमारा जो जुलाई और अगस्त का महीना था, तब से ही ये जो वार्मर ट्रेंड है ये शुरू हो चुका था। अब इसका असर ग्लेशियर्स पे देखने के लिए मिला है। इस आर्टिकल में एंटार्क्टिक की बात की है, तो एंटार्क्टिक रीजन में जो सी आइस है वो अपने लोवेस्ट लेवल पे पहुंचा है इस टाइम पे। सिमिलरली आर्कटिक रीजन में भी वो अपने बिल्कुल लोवेस्ट लेवल पे पहुंचा है। क्यों? टेम्परेचर अगर इतना इंक्रीज होगा तो आइस तो मेल्ट करेगी ही, और जो पीक्स हैं, जो लेवल्स हैं, वो डिक्रीज होंगे। तो COP28 के जस्ट पहले, क्योंकि हमारा मिशन क्या है, हम चाहते हैं कि हम ग्रीन हाउस गैसेस के रिलीज को, एमिशंस को डिक्रीज करें, ग्लोबल टेम्परेचर कम हो, ग्लोबल वार्मिंग ना हो, क्लाइमेट चेंज इसे हम रोक पाएँ। और जबकि हमारे पास अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं दैट डिस्पाइट ऑफ ऑल द एफर्ट्स दैट वी आर डूइंग, स्टिल the temperature we have recorded that September was hottest September ever, and very soon we're going to say that 2023 was the hottest year in the last records. Next article is very important when it comes to women in our society. This article says women want change and society needs change. Gender gap report जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है, अकॉर्डिंग टू इट, जो भी लेटेस्ट एडिशन आया था, जो करंट प्रोग्रेस का रेट चल रहा है, इट विल टेक 131 ईयर्स टू क्लोज द जेंडर गैप बिटवीन मेन एंड वुमेन। 131 साल लगेंगे मेन और वुमेन के बीच का गैप ख़त्म करने में। जबकि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, जिसमें इंडिया भी आता है, इनको जेंडर गैप ब्रिज अप करने के लिए 149 ईयर्स लगेंगे। मतलब अमूमन 150 साल लगेंगे टू ब्रिज द गैप बिटवीन मेन एंड वुमेन। अब इसे लेकर एक बहुत ही अफर्मेटिव और पॉजिटिव एक्शन जो लिया जाता है जिससे कि इक्विटी आ सके बिटवीन मेन एंड वुमेन, दैट इज रिजर्वेशन। लेकिन एक ग्रुप है जो कि रिजर्वेशन को कंडेम करता है बाय सेइंग दिस कि भाई रिजर्वेशन से इनकम्पिटेंसीज आती हैं, इनएफिशिएंसीज बढ़ती हैं। लेकिन इन सब ये शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। दिस कैन बी रिमूव्ड अगर अच्छे से स्किल बिल्डिंग की जाए, अपॉर्चुनिटी मिले स्किल बिल्डिंग के लिए, तो ये सब रिमूव हो सकती है। अभी हाल ही में पार्लियामेंट में विमेन रिजर्वेशन एक्ट आता है, विच इज़ अ वेरी फ्रेश स्टार्ट in this journey. And we know कि ये जब हम बात करते हैं कि रिजर्वेशन इनकॉम्पिटेंस और इनएफिशिएंसी को प्रमोट करता है, तो इस डाटा के लिए एक चीज़ और है कि अगर हम स्टेटिस्टिकल लेवल पे चले जाएं तो विमेन परफॉर्म मच बेटर देन मेन इन हायर स्टडीज़ इन एकेडमिक्स। विमेन ज़्यादा अच्छा पढ़ाई करती हैं एज़ कम्पेयर टू मेन। देर आर मोर विमेन ग्रेजुएट्स देन मेन, ग्रेजुएट्स भी विमेन ज़्यादा हैं। अच्छा, मोर विमेन एंटर वर्क फोर्स एज कम्पेयर टू मेन। लेकिन अब प्रॉब्लम ये भी है कि व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप पोजीशंस, तो वहाँ पे नंबर ऑफ विमेन आर वेरी 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 लो। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द इनकॉम्पिटेंस। अगर एकेडमिक्स अच्छा है, पार्टिसिपेशन अच्छा है, तो इनकॉम्पिटेंस नहीं हो सकती। इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द हेजेमनी ऑफ मेन। इस आर्टिकल में हमारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी टच किया है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, दे अडॉप्टेड यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। इंडिया वॉज वेरी अर्ली टू अडॉप्ट इट। अभी बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड में कंट्रीज ने नहीं किया था, इंडिया ने कर लिया था। बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बिलीव्ड दैट द रोल ऑफ women play a very important role in shaping
a country's political future. एंड हमारे पास एक ट्रेंड आ रहा है ग्लोबली, आप अगर देखें तो पॉलिटिकल लीडर्स की जो एज है वो डिक्लाइन हो रही है, मतलब बहुत यंग पॉलिटिकल लीडर्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे पास न्यूजीलैंड की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी जसिंडा अर्डन, शी वॉज जस्ट ऑफ एज ऑफ 37 की एज पे शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। जिस लेवल पे इंडिया में विमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया को भी एक यंग विमेन प्राइम मिनिस्टर मिले? ना ये क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी सवाल खड़े कर देता है। लीडरशिप रोल्स में इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में विमेन पार्टिसिपेशन इन लीडरशिप रोल्स एट हायर पोजीशंस आर नॉट दैट सिग्निफिकेंट। लेकिन जो प्रेजेंट बिल आया है, इट्स अ फर्स्ट स्टेप। इससे जो जेंडर पैरिटी है उसे हम लॉन्ग रन में अचीव कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल, डू रीड अबाउट इट। इसमें इवन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ये भी कहा है, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी 1930s में लंदन में। उस टाइम पे सरोजिनी नायडू एंड बेगम जिनहरा शाह नवाज, इन्होंने एक जॉइंट मैनिफेस्टो भेजा था। दे रिटन अ लेटर जो कि इंडिया की ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस, विमेन इंडियन एसोसिएशन, सेंट्रल कमिटी फॉर नेशनल काउंसिल ऑफ विमेन, इन सब ने मिलकर एक लेटर लिखा था। एंड दे डिमांडेड व्हाट? दे डिमांडेड नीदर डिस्क्रिमिनेटरी नॉट फेवरेबल ट्रीटमेंट, कि जेंडर बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो। नो, दे रिजेक्टेड रिजर्वेशन। बिकॉज उस टाइम पे जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में विमेन का रोल इतना स्ट्रॉन्ग था कि दे रिजेक्टेड इट, कि कोई रिजर्वेशन कोई अलग से हमें नहीं चाहिए। बट सी हाउ वी हैव इवॉल्व्ड टिल देन। लेकिन हमारी जो पार्टिसिपेशन थी वो उतनी इम्प्रूव नहीं हो पाई, एंड नाउ वी हैव टेकन आवर फर्स्ट स्टेप बाय इंट्रोड्यूसिंग द प्रेजेंट एक्ट। ओके, तो इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़िएगा, इट विल गिव यू फ्यू पॉइंटर्स टू एनहांस योर आंसर। लास्टली, मालदीव्स जो कि साउथ एशिया में एक छोटा सा देश है, वहाँ पे अभी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए हैं, दे हैव गिवन दिस मैसेज ऑल अराउंड द वर्ल्ड दैट डेमोक्रेसी इन मालदीव्स इज स्टिल अलाइव, इट इज़ स्टिल थ्राइविंग। इस आर्टिकल में कोर्स दिया गया है कैसे कैसे पॉलिटिकल चेंजेस मालदीव्स में आए हैं एंड क्या रीजंस रहे मिस्टर सोलेह के डिफीट के, और अभी हमारे पास जो न्यू प्रेसिडेंट मालदीव्स को मिले हैं मोहम्मद मुइज़ू, what path lies ahead of him. The main idea which is reflected in this article is that Maldives को अपनी domestic issues को priorities देना चाहिए, which is development. इसके लिए कोई भी ऐसी फॉरेन पॉलिसी जो कि मालदीव्स के हित में है, मालदीव्स के इंटरेस्ट में है, उसमें इंगेज करना चाहिए। ये जो इंडिया आउट कैंपेन है या फिर इससे पहले इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है, इससे अपने आप को रिफ्रेन करें। एक कैलिब्रेटेड पॉलिसी होनी चाहिए, बैलेंस करना चाहिए बिटवीन द रिलेशन ऑफ इंडिया एंड चाइना। इंडिया के साथ रिलेशंस अलग हैं, चाइना के साथ रिलेशंस अलग हैं। एक हेल्दी बैलेंस मेंटेन करना होगा जो कि मालदीव्स के इंटरेस्ट में हो। अब देखो, हाल ही में हमारे पास चाइना से जुड़ी हुई कुछ एग्जाम्पल्स क्या आ रही हैं। जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, जो कि हालांकि मालदीव्स ने एक्सेप्ट किया हुआ है, इसमें काफ़ी ट्रबल आ रही है। अभी श्रीलंका का जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ और किस तरह इस फाइनेंशियल क्राइसिस में इंडिया ने श्रीलंका की हेल्प की, और इंडिया और गल्फ स्टेट्स के बदलते रिश्ते, क्योंकि मालदीव्स में एक काफ़ी सेगमेंट ऐसी है जो कि इस्लामिस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो उनके लिए ये फेवर में काम कर रहा है कि यस, इंडिया और गल्फ स्टेट्स का जो रिलेशन है वो प्रोग्रेसिव हो रहा है। इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस काफ़ी क्लोज नेट रहे हैं। मालदीवियन यूथ इंडिया में आता है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स में इनरोल होता है, ट्रेनिंग लेते हैं। इंडिया मालदीव्स का मेजर टूरिज्म का सोर्स है, इंपोर्ट्स इन्वेस्टमेंट इंडिया से होते हैं। अच्छा, अगर मालदीव्स कभी किसी इमरजेंसी पोजीशन में जाता भी है तो इंडिया बाय इट्स पोजीशन विल बिकम द फर्स्ट रिस्पॉन्डर फॉर मालदीव्स। ठीक है, तो इसमें एक
बात की गई है कि हमारे पास एक कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है जिसके मेंबर इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस, बांग्लादेश और सेचल्स हैं। ये जो इंडियन ओशन रीजन है साउथ एशिया का, उसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी को इन्हांस करना, ब्लू इकोनॉमी को इम्प्रूव करना, उसके लिए ये कॉन्क्लेव बनाया गया था। इसे और स्ट्रेंथन करना होगा। जो बिम्स्टेक है, सार्क है, इनके बेसिस पे मालदीव्स के साथ कोऑपरेशन, डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी, इन सब को बढ़ाना होगा। तो बड़ा अच्छा आर्टिकल है, डू रीड अबाउट इट. It will give you a progressive nature of the Maldives and India's relations. बाकी let's see what time unfolds. So that is all. आज के इस वीडियो के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.